हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो एनईपी के अकॉर्डिंग जो फिजिक्स है पूरी दोनों किताबें के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताते जाऊंगा। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको एक कॉपी पे जाके लिख लेना है। ये आपके पेपर में काफ़ी हेल्प ला सकते हैं। इसमें ये मत समझना लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज में दोनों बताऊंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरी बुक का सारांश है इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है, तो विदाउट स्किप किए हुए प्लीज़ इसको वॉच करना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें सारे की पॉइंट्स होंगे पूरी किताब के, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प दे सकते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय जो गॉस इक्वेशन होती है उसका क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जब आवेश सतह के अंदर स्थित हो, मतलब जो चार्ज है वो आपके इनसाइड हो, मतलब सरफेस के, तो उस केस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें जो रहता है वो रहता है आपका कितना, ये समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा केस है जब उसके आउटसाइड हो, तो आउटसाइड में कितना हो जाता है आपको पता होना चाहिए। आउटसाइड में कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इनसाइड कितना होता है, आउटसाइड जीरो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो अलोंग इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन के लिए विद कांस्टेंट इंटेंसिटी डेंसिटी लैम्डा और फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फील्ड दिस। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो, हाँ, गॉस के अवकलन रूप से पूछ सकते हैं, तो ये पूछ सकता है आपसे कि डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है और आपकी लाप्लासियन इक्वेशन कितनी होती है, ये होती है। और ध्यान रखना पॉइसन इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है। पॉइसन इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है और लाप्लासियन इक्वेशन ये होती है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनफाइनाइट, अब ये कह रहा है ई वेक्टर निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो आपको पता होना चाहिए इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए कितना निकल के आएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, ध्यान रखिएगा क्या, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, है ना। अब देखिए इधर, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेट एंड गॉस थ्योरम, अब हमें तीन केस में निकालना है, पहले आउटसाइड, इनसाइड और यूनिफॉर्मली स्फीयर के लिए। तो आपको पता होना चाहिए पहले गॉस की थ्योरम क्या होती है, तो पता ही होगा आपको। जब, अब देखो ये पहला पॉइंट क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसके लिए जो निकल, अब देखो पहला केस है इसके गोले के बाहर यानी कि आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए निकल के आता है ई नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। इसका ध्यान रखना, आउटसाइड के लिए निकल के आता है। और अगर हम बात करें गोले के अंदर, तो अंदर कितना होता है, जीरो होता है। ध्यान रखना, इंटेंसिटी इनसाइड कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो लेंथ निकल के आती है वो, देखो यहाँ दे रखा है केस 3 है, तो पहला केस क्या है, वैसे तो ये निकल के आती है अगर थीटा बराबर थीटा नॉट हो तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 90 डिग्री पर जीरो हो जाता है। इस चीज को भी देख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो इसकी जो इंटेंसिटी निकल के आती है, देखो यहाँ पर बोला है थीटा बराबर डिग्री पर होगा, वो भी किस में, एक्सियल पोजीशन में। तो एक्सियल पोजीशन में जीरो निकल के आएगा और कोएक्सियल पोजीशन में निरक्षीय स्थिति में निकल के आएगा। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, इसके पूछा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट। तो कार्टेशियन कंपोनेंट के बारे में अगर बात करें तो उसका जो आंसर निकल के आता है स्टूडेंट, वो निकल के आता है ई इक्वल टू ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। अब उन्होंने पूछा है कि डी वेक्टर, ई वेक्टर और पी वेक्टर में क्या रिलेशन निकल के आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो डी वेक्टर तो होता है आपका एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर, ठीक है। उसके बाद पी वेक्टर का डेफिनेशन वो तो दिखाई लिखा है, तो काफी बार पूछा गया, पी वेक्टर का डायमेंशन कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। डी वेक्टर, ई वेक्टर, पी वेक्टर में रिलेशन, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितना होता है कि डी वेक्टर बराबर एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हाँ, ये भी देख लेना एक बार को कि के बराबर क्या होता है आपका 1 प्लस ई वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस रिजल्ट को, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे मैं लिख कर आते जा रहा हूँ, उनको नोट डाउन करते जाइएगा। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है, वो आपको लिख लेना है।
हाँ, ये आता है म्यू 0/4 पाई इंटू 2i/r, ठीक है ना। और ये कंडीशन है इसकी, ये भी देख लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ये तो पता ही होगा आपको, बी वेक्टर बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई होता है, ठीक है। ध्यान रखना चुंबकीय स्केलर कैसा होता है, विभव कहते हैं इसको। और ये बायो सेवर्ट का लॉ है, तो बायो सेवर्ट का लॉ आपको देख लेना है एक बार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये ध्यान रखना कि इसका स्केलर वैल्यू कितनी आती है, फाई बराबर म्यू नॉट आई ओमेगा अपॉन 4 पाई आती है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो बी वेक्टर होता है वो कर्ल ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है। और ये जो ध्यान रखना कर्ल ऑफ बी वेक्टर किसके बराबर होता है, म्यू नॉट जे वेक्टर के, और डाइवर्जेंस इसकी इसमें 0 होता है, ठीक है। और क्या ध्यान दे सकते हैं इसमें आप, और ध्यान दे सकते हैं आप लोग कितना, देखिए यस, ए वेक्टर की वैल्यू को ध्यान दे सकते हैं और बी वेक्टर की वैल्यू को ध्यान दे सकते हैं आप। तो ए वेक्टर जो निकल के आता है चुंबकीय, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, तो निकल के आता है कितना, ये ध्यान रखना है इसको। हाँ, तो एम्पियर के लॉ के लिए आपको पता है इंटीग्रेशन वैसे ये निकल के आता है, अगर क्लोज सर्किट है तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ध्यान रखना। और धारावाही प्रणालिका के लिए बताइए आपको, ये होता है, ये ध्यान रखना ये एम्पियर की प्रमेय है, तो एम्पियर की प्रमेय आ सकती है ये वाली। अगला क्वेश्चन है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, तो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर निकालोगे आप, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला होता है, ये होता है कर्ल ऑफ बी वेक्टर म्यू जे वेक्टर, ठीक है। हाँ, ये पूछा है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर के डाइवर्जेंस कितना निकल के आता है, तो ध्यान रखना ये डाइवर्जेंस इसका 0 निकल के आता है, ठीक है। ये कैसा होता है, सोलिनॉइडल होता है। और देखो यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, तो उसके लिए फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ये लिख सकते हैं 2 म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपॉन आर होता है, वैसे इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, ये गोले के अंदर आपको याद रखना है, अंदर इतना होता है, पृष्ठ पर इतना होता है और बाहर इतना होता है, ठीक है। तीनों लिख लेने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो इसके लिए फॉर्मूला जो निकल के आता है वो आपको केवल फॉर्मूले पे ध्यान देना है, तो फॉर्मूला निकल के आता है इसका कितना, म्यू नॉट एन आई, कितना निकल के आता है, म्यू नॉट एन आई निकल के आता है इसका। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में बताया है। डायामैग्नेटिक सबस्टेंस जो होते हैं वो उन्हें हम प्रचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ध्यान रखना वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में अल्प ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल ये है, ध्यान रखना ये एग्जाम्पल देख लेना आप उनके एक बार को, उनकी प्रॉपर्टीज ये लिखी हुई हैं, तो एक बार दो इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेना, ये ध्यान रखना ये प्रॉपर्टीज। और ध्यान रखना इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज की कैसी होती है, नेगेटिव होती है और एक से कम होती है, किसकी, डायामैग्नेटिक की, ठीक है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं किसकी, पैरामैग्नेटिक की, तो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो बहुत ही अल्प चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। और एक और बात ध्यान रखना, इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो एक से एक के ज्यादा होती है, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, मैंने बताया था कि काई बराबर 1/t टाइप का होता है, पेपर में पूछा गया 2-3 बार, ध्यान रखना, ठीक है। इन पदार्थों से स्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकते, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी जो मैं बताया ना ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो एक से अधिक होती है, ध्यान रखिएगा एक से अधिक होती है। और बात करें हम लोग फेरोमैग्नेटिक की, तो फेरोमैग्नेटिक का आपको पता है इसकी जो इसका लोहा निकल ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। और इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है वो होती है 10⁻³ कोटि की, बहुत ध्यान रखना इस चीज को। और ये भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये भी काई जो होती है 1/t के प्रोपोर्शनल होती है, इससे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, उससे नहीं बनाए जा सकते थे। ये सारे पॉइंट आपको एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं हम लोग हिस्टेरिस लॉस, तो ये हिस्टेरिस लॉस क्या होता है, तो हिस्टेरिस लॉस के बारे में पढ़ लेना है, इसको सैतेले ह्रास पढ़ते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेना पूरा, ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना है आपको। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, तो इन्होंने पूछा है हिस्टेरिस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल, तो कितना होता है वो मैं आपको बता दूं आपको, ये निकल के आता है, ये वर्क डन निकल के आता है, इसका सैथिल वर्क बोलते हैं इसे, ध्यान रखना ये निकल के आता है इसका। इसका जो मात्रक होता है वो जूल पर मीटर क्यूब होता है, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे।
अब बात करते हैं फैराडे लॉ की। तो फैराडे इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, कर्ल ऑफ ई वेक्टर बराबर क्या होती है, माइनस के डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी वेक्टर होती है। ठीक है, इसका ये कर्ल जो होता है ये होता है, ध्यान रखना, फैराडे का डिफरेंशियल फॉर्म है ये। हाँ, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेराइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार लिख लीजिएगा आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये वाली। यस, ये चीज ध्यान रखना, धारा के सत्ता के समय के लिए डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात की है। डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर 0 होता है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये चीज कर्ल ऑफ बी वेक्टर किसके बराबर होता है, म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस जे डैश वेक्टर। इसमें तो ज्यादा कुछ देखना नहीं है, ये देख लेना आप लोग, कर्ल ऑफ वेक्टर बराबर म्यू नॉट जे फ्री प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ये सवाल पक्का पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इस नाम से पूछा जाता है कि आप बताइए क्या इसकी रेसिप्रोसिटी, प्रूव दैट रेसिप्रोसिटी थ्योरम पूछी जाती है। किस नाम से पूछी जाती है, रेसिप्रोसिटी। M12 बराबर होता है M21, ध्यान रखिएगा, ये आएगा पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला मतलब टॉपिक है, इसमें ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेसिप्रोसिटी मैंने आपको बताई दी, आपको दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होती है। मैक्सवेल्स की इक्वेशन देख लीजिएगा आप इसमें। तो मैक्सवेल की इक्वेशन जो होती है, और ध्यान रखना, मैक्सवेल ने कब इक्वेशन दी थी, 1882 ईस्वी में दी थी ये वाली मैक्सवेल्स की इक्वेशंस। ध्यान रखना इस चीज को, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो मैक्सवेल की इक्वेशन में आपको पहला तो ये ध्यान रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर बराबर इतना होता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन जो कहती है वो कहती है इसका डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर 0 होता है। और थर्ड इक्वेशन क्या कहती है मैक्सवेल की, थर्ड इक्वेशन कहती है कर्ल ऑफ ई वेक्टर ये होता है। और चौथी इक्वेशन क्या कहती है वो भी देख लीजिए आप लोग। चौथी इक्वेशन क्या कहती है इसकी, यस, कर्ल ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू ये होती है। ये चार इक्वेशन है इसकी। ठीक है, अगला है चल कुंडली प्रक्षेप धारा मापी, यानी कि मूविंग कॉइल ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर में क्या होता है। तो अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा तो इस कंस्ट्रक्शन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको काफी एग्जाम में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, हाँ, ये इसका ये फॉर्मूला होता है दोलन काल का, टी बराबर 2 पाई अंडर में एल अपॉन सी। ये एल है, काफी अधिक होना था, ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आपको ध्यान रखना है। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, एक बार तो ये वाला सर्कल कर लेना, ये काफी बार पूछा गया इंटेंसिटी के लिए। हाँ, ये फॉर्मूला है इसका, कि आवेश सुग्राह्यता निकालनी हो उसको तो टी अपॉन 2 पाई, और या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है दोनों के दोनों। ठीक है, आगे पूछा गया आपसे कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में पॉइंटिंग वेक्टर, तो पॉइंटिंग वेक्टर का तो आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंटिंग वेक्टर का पॉइंटिंग वेक्टर का ये लिखा है देखो, ई क्रॉस एच पॉइंटिंग वेक्टर से नोट करते हैं, इसे एस वेक्टर से नोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये क्या लिखा है, पॉइंटिंग वेक्टर एस वेक्टर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में तरंग के अभिलंबवत, ये ध्यान रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक अंक सेकंड में ऊर्जा निहित होती है, इसको पढ़ लीजिएगा। और उसका डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, एम एल की पावर माइनस टी, यानी कि एम टी की पावर माइनस 3 होता है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है कि इसकी इक्वेशन बताओ। इक्वेशन ऑफ, देखो पहली इक्वेशन ये होती है, ध्यान रखनी है। दूसरी इक्वेशन ये होती है, ये डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर है, ये डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर की इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को प्रूफ दे रखा है इन लोगों ने, और कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हाँ, ये इंपोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है कि इसकी चाल कितनी होती है, तो 1/√रूट में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, बहुत ज्यादा बार पूछी जाने वाली इक्वेशन है ये। ठीक है, और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी। ठीक है ना। अच्छा, निर्वात में चाल पूछी गई है तो ये आपको पता होना चाहिए था। और ये निकल के आती है लाइट की स्पीड के बराबर। हाँ, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाउंड्री सरफेस ऑफ द टू डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसका जो निकल के आता है आपको बता दूं मैं आपको। हम्म, इसका तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल में, देख लेना एक बार आप। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं आपको अभी बहुत सारी वीडियो देने वाला हूँ, लगभग 10 से 12 वीडियो हो जाएंगे आपके पास। तो ये ध्यान रखना है, इसके लिए फॉर्मूला जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है, ये पूछा जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो नियम नंबर 1 देख लेना है, नियम नंबर 2 देख लेना है और नियम नंबर 3 देख लेना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर वेल डिफाइंड एंड इंटरफेरेंस के बारे में पूछा है। तो इंटरफेरेंस की क्वेश्चन तो आपको पता ही होंगे, ये क्वेश्चन होती है इसकी, ठीक है। अगला है इसमें आगे आपका इसकी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाता है। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है आपको पता होना चाहिए इसका। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है ओमेगा बराबर डी लैम्डा अपॉन 2d निकल के आता है, ठीक है। और बस आपको ये याद रखना है, फर्स्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है डी अपॉन 2d, व्यू माइनस टी निकल के आता है। न्यूटन रिंग के बारे में पढ़ लेना आप लोग इसमें से, ठीक है। तो न्यूटन रिंग के लिए ये फॉर्मूला निकल के आता है, आपको ध्यान देना चाहिए। 2t बराबर एन लैम्डा ब्राइट के लिए, डार्क के लिए है, और इसकी जो डायमीटर होती है वो √2n-1 होती है, किसके लिए वो होती है, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ठीक है। और डार्क के लिए भी देख लेना अपना। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में आप देख सकते हैं। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये होता है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा स्लो आपको पॉज कर दे रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है वर्किंग फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। तो फ्रिंजेस कैसे बनती हैं ये पढ़ लीजिएगा, आपको थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन है इसमें, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, इसका डेल्टा एक्स निकालने का, डेल्टा लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2x निकल के आता है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर के बारे में है, तो फैब्री पैरोट इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ सकते हैं आप यहाँ से। तो इसमें इंपोर्टेंट चीज़ क्या क्या है फैब्री पैरोट में, मैं आपको बता दूँ क्या क्या याद रखना पड़ सकता है आपको। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये कोएफिशिएंट ऑफ शार्पनेस निकालना, यानी कि ये चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली। और डेल्टा स्क्वायर स्केल मैक्सिमम ये होती है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें। कोएफिशिएंट ऑफ शार्पनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, F बराबर 4r/1 - r का होल स्क्वायर होता है। इटालोन के बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा, ये इटालोन के बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना, इसको थोड़ा, ये इटालोन के बारे में ध्यान रखिएगा। फ्रेजनल के बारे में है, तो फ्रेजनल के बारे में ज़्यादा कुछ खास है नहीं इधर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है। इससे पूछा जाएगा तो आपसे ये लाइन पूछ ली जाएगी, आर किसके बराबर होता है, r1/2 के बराबर होता है, ये भी देख लेना आप एक बार। प्रकाश का नजरिए की संरचना के बारे में बात की है इन्होंने, तो रेक्टिलिनियर प्रोपोर्शनल, इसमें कुछ ऐसा खास दिख नहीं दे रहा मुझे। हाँ, ये इंपोर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन फ्रेजनल एंड फ्राउनहोफर क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इनमें आप देख लेना। तो इन्होंने साफ साफ दे रखा है, इसमें आपको कन्वर्जिंग मिलता है और आपको कैसा मिलता है, गोलाकार और बेलनाकार मिलता है, ठीक है। इसमें कैसा मिलता है, ओनली आपको प्लेन मिलता है, ठीक है। इसमें लेंस यूज नहीं किए जाते, इसमें 2 लेंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसकी दूरियां महत्वपूर्ण होती हैं, ये आपको मतलब इसके 4 पॉइंट और इसके 4 पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। फ्रेजनल और फ्राउनहोफर में आपको सीधे सवाल मिल जाएंगे इन 4 पॉइंटों को पढ़ते हुए आपको, ठीक है। जॉन प्लेट के बारे में पढ़ लेंगे आप लोग यहाँ से। जॉन प्लेट का जो आपको फॉर्मूला निकल के आता है, ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि रूट एन के समानुपाती होता है इसकी रेडियस, ठीक है ना। और उसका जो कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है कितना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला निकल के आता है ये आपका कितना, F बराबर r(n²/n²), ठीक है। जॉन प्लेट की कॉन्वेक्स लेंस तुलना, तो तुलना देख लेना आप लोग इसमें। ये इसकी सिमिलरिटीज हैं और ये इसकी डिफरेंसेस हैं, ये दोनों पॉइंट पढ़ लेना, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के मिलेंगे आपको, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिएगा इसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि उत्तल लेंस में लाल प्रकाश में क्या होता है, ये चीज और एक ये वाला चीज, दोनों पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फेज रिवर्सिबल जॉन प्लेट, तो इसके लिए ये फॉर्मूला ये ध्यान रखना कब दिया गया था, 1898 में किसने दिया था, R.W. वुड ने दिया था, ठीक है। और λ/2 का अंतर था। ये रिलेशन, ये रेशियो पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा कल, मतलब नेक्स्ट पेपर जो भी है उसका आपको ये रेशियो बिल्कुल ध्यान में रख लेना है, पेपर में पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना।
ठीक है। और क्या ध्यान रखना है आपको बता देता हूँ मैं आपको अभी। ये तो रिलेशन आपको याद ही रख हो जाएगा। और क्या है इसमें, हाँ ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ डिफ्रैक्शन। तो रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूला निकल के आता है, वो आपको बता दूं कितना निकल के आता है, ध्यान रखिएगा। रिजॉल्विंग पावर के लिए निकल के आता है एन एन बराबर लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये चीज। और ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली, क्या, विभेदन क्षमता ग्रेटिंग की चौड़ाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये वाली लाइन आएगी पेपर में, ध्यान रखना। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, रैलीज की क्राइटेरिया, तो रैली का क्राइटेरिया पढ़ लेना आप लोग। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसका ये निकल के आता है, ध्यान रखना, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। और विभेदन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, सीमा का फॉर्मूला ये होता है, रिजॉल्विंग लिमिट का फॉर्मूला ये है, और रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला ये है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो अल्फा होता है उसे बोलते हैं विभेदन का न्यूनतम कोण। ठीक है। दो प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, इन्होंने पूछा है तो आपको पता होना चाहिए दो प्रवर्तन से क्या समझते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं है। हाँ, इसके बारे में जरूर पढ़ लेना, डबल डिफ्रैक्शन के बारे में, डबल रिफ्रैक्शन के बारे में क्या होता है। ठीक है। लैम्डा बाई 2 प्लेट, लैम्डा बाई 4 प्लेट के बारे में पढ़ लेना। इसमें थ्योरी है, थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी बेटा आपको ये वाली, है ना। हाँ, ये पॉइंट जरूर पढ़ लेना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट एक बार केवल रीड आउट कर लेना, सवाल यहीं से मिल जाएंगे आपको। हाँ, निकोल प्रिज्म में आपको ध्यान रखना है, क्या सबसे पहले ध्यान रखना है कि कैल्साइट क्रिस्टल का म्यू ओ कितना होता है, 1.66। कराना बाल्सम का होता है 1.55, म्यू ई होता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का 1.49। ये पेपर में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अगला है आपका निकोल प्रिज्म। तो ये निकोल प्रिज्म जो होता है वो पोलराइजर और एनालाइजर के रूप में काम करता है। इसका जो एंगल निकल के आता है, ध्यान रखना, 71 डिग्री वाला और जो 112 वाला है। 71 वाला तो 68 हो जाता है, और 109 वाला ये हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और ये वाला जो एंगल होता है वो 14 डिग्री का रहता है। ये जो होती है वो कनाडा बाल्सम होती है। इसका डिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.55 होता है। इस चीज को ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा ये। हाँ, ये बेवनी का प्रचित्रण है, तो बेवनी को देख लेना है एक बार। बेवनी में फॉर्मूला याद रख लेना है आपको, 5 बराबर 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा। ये वाला आपको डायग्राम जरूर ध्यान देना है कि जब भी प्रकाश दिया जाता है तो हमको ये वाला लाइट कैसे मिलता है, ये वाला लाइट कैसे मिलता है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्रुवण कोण के बारे में बात की है। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसका जो फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला था, कहाँ गया ये वाला, ये ध्यान रखना, सर्कल की कुछ यूनिट निकल के आती है यहाँ से। इसमें जो आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है, क्या, कि थीटा बराबर डेल्टा बाई 2, और ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, बस इससे ज्यादा मत देना। क्वार्ट्ज का धारा मापी दे रखा है, तो क्वार्ट्ज की धारा मापी में ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं है इसमें भी। सेंसिटिव टिंट, सुग्राहित आवा कहते हैं, ये देख लेना अपना एक बार। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एस बराबर थीटा अपॉन एल सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूले आपको ध्यान देने हैं वो मैं आपको तेरे वाले फॉर्मूले हैं सारे के सारे। ठीक है, डेल्टा लैम्बडा का फॉर्मूला, कला संबंध की लंबाई के लिए फॉर्मूला, कला संबंध की लंबाई के लिए यही फॉर्मूला होता है। स्पेक्ट्रम की शुद्धता ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, उसकी लंबाई और उसकी लेंथ के लिए तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ सीधे फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसमें तो वो 3 स्टेट होती हैं आपकी, तीनों स्टेटों के बारे में समझाया गया है। आइंस्टीन गुणांकों का संबंध, तो संबंध में आपको बता दूंगा आपको। तो पहला तो रिलेशन आपको ए और बी में ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये रिलेशन होता है इसका। रूबी लेजर एक कैसी लेजर है आपको बता दूंगा, तो रूबी लेजर एक आपकी क्रिस्टल लेजर होती है, और ये किस फॉर्म में चलती है, पल्स फॉर्म में चलती है।
और इसका ये पढ़ लेना, कार्यकारी पदार्थ में क्या यूज किया जाता है, एक छड़ी यूज की जाती है, कैविटी में क्या यूज किया जाता है, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम होता है इसके अंदर, ध्यान रखना कैसा होता है, ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जीनोन विसर्जन नली होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, एक बार देख लीजिएगा आप इसे। ये देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आपके पास 10 टू द पावर -3 सेकंड तक मेटास्टेबल स्टेट में रुकता है और उत्तेजित अवस्था में कितने रखता है, 10 टू द पावर -8 सेकंड तक, ठीक है। उसमें 3 स्टेट होते हैं, ध्यान रखना। एक तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइड स्टेट है और ये मेटास्टेबल स्टेट है। इसके लिए लैम्डा की वैल्यू ध्यान रखना, आयरन रॉड के लिए इतनी होती है 5 एंगस्ट्रॉम और पीले के लिए होती है 5600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके दोष क्या है, ये रूबी लेजर के दोष की देखो, ये पल्स लेयर थी, ये प्रयोग में नहीं लाई जा सकी, ये सारे पॉइंट पढ़ लेना इसके बारे में। हीलियम नियॉन लेयर के बारे में बात करें तो हीलियम नियॉन लेयर में क्या होता है, 90% तो हीलियम होती है और 10% आपका ये होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीलियम ज्यादा होती है और नियॉन कम होती है, और ये गैसियस लेयर थी, ठीक है। और इसका ये कंस्ट्रक्शन था, और इसमें ये ध्यान रखना इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी 40 से और 50 वाट की थी, और इसमें ज्यादा, हाँ ये ध्यान रखना इसके लिए रीजन, ये ध्यान रखना ये 6328 था आपका विजुअल रीजन के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। ये भी आपका 3 स्टेट थी इसके अंदर, और इसकी जो विशेषताएं वो देख लेना, पढ़ लेना, आप लोग समझ में आ जाएंगी। हाँ, इसके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो गए। अब पॉइसन अनुपात की वैल्यू पूछिए, तो पॉइसन अनुपात के बारे में मैंने बता दिया था आपको, ये आपका पॉइसन रेशियो होता है और ये आपका लाप्लास होता है, ठीक है। कूलॉम के नियम के बारे में बता दिया था मैंने आपको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 पॉइंट इसके पढ़ लेना, टाइम मिले तो आपको, ठीक है। गॉस से कूलॉम के नियम की स्थापना वो मैंने बता दी थी आपको, इसका फॉर्मूला नहीं निकल के आता है। हाँ, अप्लाई गॉस थ्योरम, तो स्लिट के लिए फॉर्मूला पूछा है, 12th क्लास का फॉर्मूला है ये वाला आपका, तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो आपको पता होना चाहिए, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है, ठीक है। हाँ, इन्होंने पूछा है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की आपको प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी है यहाँ से, ठीक है। अगला है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स यूनिट्स, तो इसकी यूनिट्स लिख लेनी है आपको, इसकी इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, ये वाली बात पूछी गई थी, लिमिट जो होती है क्यू नॉट की वो कितनी होती है, टेंडिंग टू जीरो टाइप की होती है, और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। अगला आपको बता दूं मैं इसमें ज्यादा, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि इसके इनसाइड में कितना होता है, खोखले गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इन्होंने पूछा है फाइंड आउट द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो उसका वर्क डन कितना निकल के आता है, तो वर्क डन जो निकल के आता है वो निकल के आता है पीई ब्रैकेट में 1 माइनस की कॉस थीटा। सबको पता है कर्ल ऑफ ई वेक्टर 0 होता है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है, और कैसा होता है, अगोड़ी यानी कि रोटेशनल। हाँ, ये सवाल करके जाना एक बार, ई वेक्टर की वैल्यू दे रखी है तो बाई जेड प्लेन में पूछा है, तो ई वेक्टर की वैल्यू ये रही, इसका ई डॉट एस निकालेंगे, तो ई डॉट एस निकालने के बाद वैल्यू आ जाएगी आपकी 600। ये पता होना चाहिए आपको, ई वेक्टर और क्या होता है, -6 ग्रेडियंट ऑफ 5 होता है। ये भी क्वेश्चन करके देख लेना, इसका आंसर जो निकल के आता है, ठीक है। हाँ, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, और ये फॉर्मूला निकल के आता है K बराबर एप्सिलॉन ई। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक डायमीटर इट्स यूनिट, तो इसकी यूनिट तो आप एक बार देख ही लेना कि इसकी यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में बात की है, तो ब्रेकडाउन के बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ध्यान रखना, पोलराइजन मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, तो पोलराइजन मॉलिक्यूल ये होते हैं, नॉन पोलराइज मॉलिक्यूल की बात करें तो ये आपके नॉन पोलराइज मॉलिक्यूल होते हैं, इनके एग्जांपल्स आप लोगों एक बार देख लेना, ठीक है। पी इन वेक्टर के बारे में पूछ सकता है आपसे, तो अल्फा ई वेक्टर होता है, बोर के मॉडल के बारे में नहीं ज्यादा पूछेगा आपसे वो, फिर भी एक बार ध्यान रख लेना, इसका आंसर ये निकल के आता है।
यहाँ देख लेना आप, इसका पॉइंट कितना है। पॉइंटिंग बायोसेवर्ट के लॉ के बारे में तो पता ही होगा आपको, तो बायोसेवर्ट का फॉर्मूला काफी बार पूछा गया है ये वाला, तो आप देख लेना एक बार। लॉरेंज बल का अर्थ क्या है, तो लॉरेंज बल के बारे में भी देख लेना आप लोग। तो क्यू भी साइन थीटा होता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। बायोसेवर्ट की कोएक्सियल की इक्वेशन पूछी, तो बायोसेवर्ट की कोएक्सियल की इक्वेशन जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है, ध्यान रखिएगा। राइट द एम्पियर्स लॉ, तो इंटीग्रल फॉर्म पूछी है इसकी, तो इंटीग्रल फॉर्म ये होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका वो इक्वेशन पूछी है तो म्यू नॉट आई था। ऑब्टेन अ एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट ऑफ इन स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो आंसर निकल के आता है आपका वो म्यू 0 आई अपॉन 2 आई अपॉन आर निकल के आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है ये। एल मीटर का हो तो उसके लिए कैरिंग कंडक्टर पूछा है, तो इसके लिए अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आता है आपका वो निकल के आता है ये 2√2 अपॉन म्यू नॉट आई और कितना म्यू एल के बराबर। इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेना, इसकी जो म्यू बराबर म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला लगा के हो जाएगा ये, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल देख लेना एक बार आप, ठीक है। न्यूमेरिकल में सॉल्व नहीं करा रहा आपको। हाँ, ये आपको बी वेक्टर बराबर फॉर्मूला और बी वेक्टर ये और ये तीन फॉर्मूले आपको देख लेना, पेपर में आपको देखने को बड़े आराम से मिल जाएंगे ये तीन फॉर्मूले, ठीक है। हाँ, ये इसके बारे में पढ़ लेना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इंटेंसिटी और ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं एच वेक्टर से, मैग्नेटिक इंडक्शन को दिखाते हैं आप लोग किससे, ठीक है। ये भी देख लेना आप एक बार, तो दोबारा से आ गया। इसको दिखाते हैं बी वेक्टर से, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म को दिखाते हैं आप आई से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को दिखाते हैं काई से, ठीक है। इसका मात्रक नहीं होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना आराम से, कोई ज्यादा हड़बड़ाइए मत। मैग्नेटिक परमिबिलिटी की बात करें तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी जो होती है वो म्यू से नोट करते हैं, ध्यान रखना। और क्यूरी ताप के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्यूरी ताप ये जो होता है आपका क्यूरी टेम्परेचर है, ध्यान रखना इसको भी। आई का मान असीमित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है, ध्यान रखना, इसको भी लाइन को पढ़ लेना। ये भी चीज देख लेना एक बार आप, क्या कि बी नॉट एच की वैल्यू ये होती है आपके, हाँ ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि एम बराबर एन आई ए होता है आपका। फैराडे लेंज के नियम की बात की तो इसको पढ़ लेना आप लोग, म्यू 0 एन आई स्क्वायर, यस ये इंपोर्टेंट है। हाँ, ये वाला तो बता दिया मैंने आपको। विस्थापन धारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट की करेक्टरिस्टिक, तो इसकी चार करेक्टरिस्टिक है, तो पहला करेक्टरिस्टिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको पढ़ लेना आपको एक बार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्किन इफेक्ट, इसका ये फॉर्मूला निकल के आता है वो बहुत खतरनाक सा निकल के आता है, ध्यान रखिएगा, अभी प्रूफ कराता हूँ उसको मैं। अननोन पीरियड, सब पीरियड, तो इसका जो रिलेशन निकल के आता है ध्यान रखना, एम बराबर अंडर रूट में L1 L2, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये। इस फॉर्म न्यूमेरिकल से इसको कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ये भी न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला है। और यूनिट 4 में आपको ये देख लेना है आपको। उसके बाद आपके ये, हाँ ये वाला फॉर्मूला देख लेना है कि क्रॉस ई की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा ई वेक्टर होती है। पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू पूछे तो कभी कभी ध्यान रखना पी अपॉन 4πr² फॉर्मूला भी लग सकता है इसका, पावर अपॉन एरिया, ठीक है। थोड़ा ब्लर आ गया है। फेराडे को प्रभाव को समझाइए, तो उसको 1845 में माइकलसन फेराडे ने सर्वप्रथम बताया था कि उसका जो फॉर्मूला था वो ये था थीटा बराबर BBL, ठीक है। और बी को बरडेट नियतांक भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। स्किन डिस्टेंस के बारे में पूछा इन्होंने, तो स्किन डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं यहाँ से,
इसके डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो रहेगा P बराबर, ये तो फोटोन का हो गया, 1n2 बराबर दिस। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है सारी की सारी, ये टेबल आपको याद रख लेनी है। ये पहला है, तो गणितीय रूप इसका ये है, इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन फॉर्म ये है, डिफरेंशियल फॉर्म ये है इसका, ठीक है। और 3 फॉर्मूले ये ध्यान रखने हैं आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों की तीनों। एक बार आपको लिख लेनी है, वैसे आपने लिख रखी होंगी, एक बार मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ आपको बस। मैक्सवेल की इक्वेशन ये वाली लिखेंगे आप लोग, और डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर क्या होता है, आपके रो के बराबर होता है, ठीक है। इतने न्यूमेरिकल सी आपको कर लेना है। हाँ, ये वाला फॉर्मूला क्यू एस बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना एक बार, ठीक है। ये भी लिख लेना क्यू एस बराबर वाला। न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान मत देना, न्यूमेरिकल टाइम टेकन होते हैं और आप इनको करेंगे तो एग्जाम में आप छूट भी सकते हैं। लाइट के लिए बात करें तो इसमें आपको कला संबंध स्थिर के बारे में पढ़ लेना है, ये वाला स्थायी, और हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल 2 से 3 बार पूछा गया है। और इसके बारे में आपको क्या देख सकते हैं यहाँ से, ऐसा कुछ तो इधर है नहीं है, थ्योरी है, थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी बेटा आपको। दो कला संबंध 18 रेशियो बंदे रखा है, न्यूमेरिकल काफी बार पूछा गया है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, इसका ये निकालो, उसके बाद a1 a2 निकालो, a1 a2 के बाद फॉर्मूला होता है आई मैक्स का, ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, i1 का होता है ये, तो आई मैक्स अपना i1 निकालोगे तो ये हो जाएगा 25/16। ये इंपोर्टेंट सवाल है, आना ही आना, ये ध्यान रखना। इसमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ खास है नहीं है, फिर भी आप पढ़ते रहना। ठीक है, उसके बाद इसमें देख सकते हैं इसका dn का फॉर्मूला, तो dn का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। λ1 माइनस λ2 की वैल्यू पूछ सकता है, तो λ स्क्वायर अपॉन 2x होता है, और ये भी पूछी गई 2-3 बार वैल्यू, 5 पॉइंट वाली वैल्यू ध्यान रखिएगा। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में पूछा गया है, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में क्या क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो ये ध्यान रखना है x की वैल्यू, ठीक है, और ये फॉर्मूला λ बराबर 2x अपॉन n का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कोएफिशिएंट ऑफ शार्पनेस के बारे में ध्यान रखना है, डेल्टा बराबर कितना होता है, ये होता है फेब्री पैरोड में, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। प्रकाश के विवर्तन के बारे में पूछा है इसने, तो इसमें फ्रेजनल फ्रोनोफर के बारे में पहले बता दिया मैंने आपको। ये वाला फॉर्मूला आप देखो, ये वाले पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, पहले बता दिया मैंने आपको, और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, और इसको इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, वो ध्यान रखना, फॉर्मूले ध्यान देने सबसे ज्यादा आपको। हाँ, ये चीजें और ध्यान देनी है कि फर्स्ट एप्रिल जो सेकंड और थर्ड के लिए कितना कितना निकल के आता है। D1 D2 अगर डिस्टेंस हो तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग, न्यूमेरिकल तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, न्यूमेरिकल पे टाइम टेकन होता है और कुछ नहीं होता है इनमें। हाँ, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है कि a प्लस बी साइन थीटा बराबर n लैम्डा होता है ग्रेटिंग के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ, आपको अगर ऑर्डर से अवेलेबल करने हो तो, ठीक है। और ध्यान रखना क्या लिखा है, जिसका अर्थ है कि अधिकतम क्रम की संख्या 2 से कम नहीं हो सकती, ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला भी देख लेना एक बार, पेपर में पूछा जा सकता है ये वाला, और ये वाला रिजल्ट भी। आई मिड अपॉन आई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो 8 अपॉन पाई स्क्वायर होती है, ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है। और तो उधर ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं ना मुझे। अधोवृत्त प्रकाश के लिए तो पूछा है, तो ध्यान रखना, वृत्तीय ध्रुवित, ये लाइन पढ़ लेना आप एक बार। निकोल प्रिज्म के बारे में मैंने पहले बता दिया है आपको। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, क्या चतुर्थांश पट्टिका की मैट्रिक्स बताई है, तो इसकी मैट्रिक्स ये होती है, उसके अंदर 5/2 कलांतर होता है, ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती है आपको।
लैम्डा बाई 4 प्लेट को क्या कहते हैं आपको पता होगा। लैम्डा बाई 4 प्लेट में पाई बाई 2 का पदांतर होता है और लैम्डा बाई 2 का कलांतर होता है। उसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है, वो ये निकल के आता है लैम्डा बाई 4 दिस। ऐसे ही लैम्डा बाई 2 के लिए कर सकते हैं आप, ठीक है, सेम है उसके लिए भी। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल देख लेना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर देख लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। हाँ, ध्रुवण तल में गूढ़न नियमों का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए किसने कब दिया था, 1815 में बीबो ने दिया था, बायो ने, ठीक है। तो ये एल के समानुपाती होता है, सी के समानुपाती होता है, लैम्डा स्क्वायर के अनुपाती होता है, ठीक है। तो और इसके थीटा के सम के समानुपाती होता है। ये न्यूमेरिकल जरूर देख लेना, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। इसका फॉर्मूला लगता है अल्फा बराबर थीटा अपॉन एलसी। और तो कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट, हाँ, ब्रूस्टर का लॉ बहुत इंपोर्टेंट है, म्यू बराबर 10 आई पी। और दो निकोल प्रिज्म के लिए ध्यान रखना कितना होता है, 12.5% होता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। 12.5% होता है 30 डिग्री के लिए। लेजर का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा। और इधर क्या है, ये मैंने पहले बता दिया आपको। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, डेल्टा लैम्डा कैसे निकालते हैं, क्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज, ये वाले न्यूमेरिकल तो कर ही लेना, ये वाले, ये वाला चौथा वाला पूरा, और इधर कौन सा है, ये तीसरा वाला पूरा, इनको तो कर ही लेना, ठीक है। और हाँ, ये वाला भी कर लेना, पांचवा, कम से कम फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे आपको इससे, ठीक है। क्रोमियम आयन के लिए तो पता ही है आपको। तो इम्पोर्टेंट मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं। एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, धीरे धीरे करके 1 से 2 बार देख लेना, तो आपको काफी क्वेश्चंस इसमें याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। और ये वाली चीज जो पूछी गई थी n2 अपॉन n1 की वैल्यू, ठीक है, तो ये होती है इसकी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।